सो गाइस लास्ट सेशन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली थी और ये रिकवरी बड़ी गिरावट के बाद आई है। एक न्यूज जिसने रिन्यूएबल पावर सेक्टर की सोलर और विंड मेजॉरिटी में इन कंपनीज पर बड़ी गिरावट दी, जैसे कि आइनॉक्स विंड में आपको बड़ा फॉल देखने को मिला, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में भी, वारी एनर्जीज पर भी, प्रीमियर एनर्जीज पर भी, इरेडा में भी। एक न्यूज सीईआरसी के नए रूल्स और रेगुलेशन सोलर और विंड प्रोजेक्ट को ज्यादा इंपैक्ट देते देखने को मिले। इस एक खबर ने इन सब कंपनीज के गेन्स खराब किए। अब लास्ट सेशन छोटी सी रिकवरी के पीछे का रीजन ये है कि अब इस अपडेट पर सीईआरसी के जो नए रूल्स और रेगुलेशन थे इन पर कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। 30 तारीख की ये डेट यहां पर जारी कर रखी है, ठीक है, जहां पे कुछ अमेंडमेंट किए जाएंगे टैरिफ पर, आपके स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर फ्रॉम विंड और पावर, इन सभी चीजों पर कुछ नए अमेंडमेंट्स देखने को मिल सकते हैं 30 दिसंबर को। तो ये एक अपडेट के चलते लास्ट सेशन आपको छोटी छोटी रिकवरी देखने को मिली इस पूरे सेक्टर पर। अब देखना यह कि 30 तारीख को क्या अमेंडमेंट्स यहां पर आते हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस है उनसे पूरा सेक्टर ज्यादा खुश नहीं दिखा है और वो गिरावट में आपको नजर आया भी है। ऑल्दो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में मार्केट एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा बुलिश है एक लंबे टाइम से। फ्रॉम सितंबर 2025 मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट 80 से है। 80 से शुरुआत करते करते मार्केट एक्सपर्ट्स आज भी 82 की उम्मीद यहां पर रखे बैठे हैं। लेकिन ये टारगेट्स है, बाइंग की रेटिंग, इतने लंबे टारगेट्स मार्केट एक्सपर्ट्स के क्यों आते हैं? अगर आप इन सभी टारगेट्स को देखोगे तो आपको इन सभी मार्केट एक्सपर्ट्स का एक आउटलुक भी देखने को मिलता है। ऑल्दो ये बात मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस की है कि जब भी आप कहीं भी सोशल मीडिया पे या न्यूज में मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट देखते हो तो साथ में ना उनका आउटलुक भी चेक करो कि इन्होंने क्या कंपनी के बारे में बताया और कहां पर कंपनी को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे 51% कमिंग C&I रिटेल कस्टमर्स, यहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऑर्डर रेजिलिएंट की कंपनी को जरूरत है। 15 गीगावाट पाइपलाइन विजिबिलिटी, यहां पर यह जरूरत है। तो डिले जो चल रहा है टेंडर के अंदर उसके बारे में इन्होंने बताया है और जो इंप्रूवमेंट चाहिए उसके बारे में भी इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखा है मार्केट एक्सपर्ट्स ने। तो ये आउटलुक हमको देखना जरूरी है, ठीक है, रादर देन कि हम कहीं भी मार्केट एक्सपर्ट या कोई भी न्यूज पर जाकर के एंट्री ले ले और फिर कहें कि भैया बेवकूफ बना दिया। पहले आउटलुक देख लो सही तरीके से। जैसे कि इनका ईपीएस और पीई ग्रोथ को लेकर के क्या आउटलुक है। फाइनेंशियल ईयर 27 तक ईपीएस 40 गुना, 40 टाइम्स ईपीएस होना चाहिए। 27 टाइम्स कंपनी का ईपीएस होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 27 तक। बाय की रेटिंग इस टारगेट 76 के हैं। तो ये सभी आउटलुक होते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स के। यानी कि अगर हम इनका आउटलुक देखें तो कंपनी अभी क्या परफॉर्म कर रही है आपको देखना होता है कंपनी के फाइनेंशियल ईयर पर, क्योंकि अगर कंपनी के मार्केट एक्सपर्ट्स टारगेट्स दे रहे हैं इतने बड़े टारगेट्स, फाइनेंशियल ईयर में इतना इंप्रूवमेंट आना चाहिए तब यह अचीव होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको यह भी देखना है कि कंपनी अभी क्या कर रही है। तो रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का ग्रोथ 67% आया रिवेन्यू पर। अगर रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ रहा है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर, इसका मतलब यह है कि कंपनी का ईपीएस वो भी इंप्रूव करेगा। जो मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर स्ट्रेस दिया है कंपनी के ईपीएस पर वो भी इंप्रूव करेगा। अगर ईपीएस इंप्रूव करेगा मतलब कि ये कंपनी का पी और पीबी रेशियो वो भी अच्छा इंप्रूव करेंगे, मतलब कि लोअर पी एंड पीबी रेशियो एंड हायर विल बी ईपीएस। और जहां पर यहां पर डिफरेंस जितना बढ़ता है ना, ये पी, पीबी और ईपीएस में जितना डिफरेंस बढ़ता है उतना ही रेवेन्यू ग्रोथ भी आपको दिखता है। यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी अभी 10,000 करोड़ के रेवेन्यू से 13,000 करोड़ के रेवेन्यू पर है फाइनेंशियल ईयर 26 के हाफ में, इसका मतलब यह है कि कंपनी का रेवेन्यू भी 16,000 करोड़, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में शायद 20,000 करोड़ देखने को मिले। तो इस तरह से इंप्रूवमेंट्स आती हैं। इसको कहते हैं बैलेंस्ड। बैलेंस यहां पर जितना यहां पर बनता चला जाएगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर उतना ही ईपीएस, पीबी, ईपीएस, पीबी इन सब आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो रिवेन्यू ग्रोथ उसके साथ में एनुअल बेसिस पर, यानी कि पिछले साल कंपनी ने 9% का ग्रोथ दिया, इस साल 67% का ग्रोथ दिया, तो शेयर में आपको तेजी भी उतनी दिखी है ना। 2024 में आपको क्या दिखा शेयर के अंदर? 2024 में आपको तेजी भी उस हिसाब से दिखी। देखो शेयर के अंदर कितना बड़ा रन शेयर ने दिया यहां पर, और 9% का ग्रोथ यहां पर भी कंपनी ने, जब तक कंपनी का ग्रोथ बढ़ता चला गया कंपनी ने रिटर्न अच्छे दिए। अब जब आपको यहां पर गिरावट मिलती है इसके पीछे रीजंस आते हैं अलग अलग। तेजी के रीजंस आपके कंपनी के फाइनेंशियल, एफआईआईज, मार्केट की पोजीशन, बहुत चीजें मैटर करती हैं। गिरावट आ रही है, मार्केट गिर रहा है, चलो ठीक है, एक रीजन हो गया।
एक रीजन हो गया मार्केट गिर रहा है, दूसरा रीजन कंपनी के फाइनेंशियल, जैसे कि कंपनी का प्रोजेक्ट डिले। अभी आपने देखा मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर बोला है कि कंपनी का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्लो है। इस पर कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी के सीईओ का स्टेटमेंट है कि हम इसको इंप्रूव करेंगे। तो आपको इन सब चीजों के साथ चलना होता है, रादर देन कि हम सब चीजों को इंप्रूव आपको छोड़ दें, बीच में सब पॉइंट्स को हटा दें और हम बस ये सोच लें भैया मल्टी बैगर है, आने वाले फ्यूचर में बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा अगर करना है तो यह एंट्री नहीं करनी चाहिए, बड़ा अगर करना है तो हमें वेट करना चाहिए उन सभी पॉइंट्स को जो भी हमने यहां पर समझे इंप्रूव होने का। अगर कंपनी इंप्रूव होती है तो कंपनी मल्टी बैगर तब बनती है। ऑलरेडी सुज़लोन एनर्जी एक मल्टी बैगर कंपनी साबित हुआ है। अब अगर आपको और मल्टी बैगर करना है तो आपको उस हिसाब से इन सभी पॉइंट्स का ग्रोथ भी करना पड़ेगा। हम हवा में नहीं कह सकते कि भैया यहां पर है सो हो जाएगा भाई, अगले साल तक लिख के ले लो। कई जगह आप सुनते होंगे कि भाई 3 महीने में इतना हो जाएगा, 2 महीने में उतना हो जाएगा, नहीं हो पाता, क्योंकि कंपनी के पॉइंट्स इवैल्यूएट हम आज से नहीं कह सकते कंपनी ये करेगी आने वाले टाइम पे, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। हम कंपनी के क्वार्टर्स देख सकते हैं कि कंपनी क्या कर रही है क्वार्टर्स में। कंपनी रिवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है तो ठीक है, रिवेन्यू ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन हम ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि अचानक से कोई न्यूज आ जाएगी यहां पर और वो पूरे सेक्टर को गिरा देगी। हम ये चीजें एंटिसिपेट नहीं कर सकते, तो हमें इन सभी चीजों के लिए रेडी होना चाहिए। तभी कहते हैं प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर रिसर्च। अगर हम एक टॉप लेवल पर फंस भी गए हैं तो हमें यह देखना है कि हम वहां पर क्यों फंसे हैं, रादर देन कि हम कोसे बैठ करके अपने आप को या किसी और को कि भाई तूने फंसा दिया, इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। हमें एंटिसिपेट करना जरूरी है। अगर कंपनी आज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं कर पा रही तो आने वाले फ्यूचर में कर देगी, ये पॉसिबिलिटी हम लेकर के चलते हैं। तो पॉसिबिलिटी के साथ कंपनी आगे आगे अपडेट्स भी देगी, कंपनी को उस तरह से प्रॉफिट्स पर ग्रोथ भी दिखेगा। तो उन पॉइंट्स को इवैल्यूएट साथ साथ जब हम करते हैं और अगर हमारी बाइंग ऊपर के लेवल पर है, इन सभी चीजों को इवैल्यूएट करके हम एक डिसेंट प्राइस को ढूंढते हैं जहां पर हम एवरेज कर सके, इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी। आई होप कि ये पॉइंट आप यहां पर समझ चुके होंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक आए हो, लाइक कर दिया करो यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। अभी स्टॉक क्या कर रहा है, एक लंबे टाइम से ना एक डायगोनल पैटर्न पर है, ये देखो डायगोनल पैटर्न पर। जब भी डायगोनल के पीक पर आता है रिजेक्शन मिलता है, 2 बार 3 बार 4 बार, अभी रिसेंटली भी मिला था 5 बार। जब भी डायगोनल पर आ रहा है रिजेक्शन देता है। अब ये डायगोनल पैटर्न क्या करता है, बेसिस लेकर के चलता है। एक डायगोनल होती है, हॉरिजॉन्टल्स भी होती है। फॉर एग्जांपल 51.90 ये इसका बहुत क्रूशियल बेस रहा है पिछले लगभग 1 महीने के अंदर, बहुत क्रूशियल। और आपको यहीं से यहां पर भी देखो, अगर आप अक्टूबर में भी जाओगे, अक्टूबर में भी 51.90 से आपको ये पूरी तेजी देखने को मिली थी, जहां पर 60 का रेस्ट्रिक्शन था। अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो तो आपको ये दोनों लेवल्स मालूम होंगे। जैसे कि यहां से शुरुआत करते हैं, 72 का रेस्ट्रिक्शन कंपनी पर आया, 66 पर कंपनी ने बेस बना लिया, फिर कंपनी का बेस गिर जाता है अराउंड 60 पे, फिर कंपनी का बेस गिर जाता है 56 पर, फिर कंपनी का बेस गिर जाता है 51.90 पर। यह होता है डायगोनल पैटर्न। अभी आपने पूरा चार्ट देखा, डायगोनल पैटर्न किस तरह से काम करता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर एक नया बेस बना लेगा, फिर वापस से ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा, जो पुराना बेस था वो आपका रिस्ट्रिक्शन बन जाएगा, फिर डायगोनल के प्रेशर पर रहेगा, फिर एक नए बेसिस की तरफ जाएगा, इस तरीके से। और जब ब्रेकआउट देना होता है डायगोनल के ऊपर, जैसा अभी आपने देखा 60 तक चला गया वापस से। अब क्योंकि वो पुराना बेस था तो 60 पर क्या करा, रिजेक्शन फेस किया, तो उसकी वजह से वापस गिरावट आई। अब चार्ट एक बड़ा स्पेसिफिक रीजन होता है, चार्ट कोई आलतू फालतू चीज नहीं है। ये चार्ट्स आपको ये बताते हैं कि आपकी बाइंग कहां होनी चाहिए, आपकी एंट्री एग्जिट, आपके एवरेजेस, ये सब चीजें आपको चार्ट बताते हैं। अगर हम प्रीवियस चार्ट को देख करके प्रेजेंट कंडीशन समझना सीख जाए ना, इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती। और उसके लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो पुराने चार्ट्स को एंटिसिपेट करके हम ये पता लगाते हैं कि हमारे एवरेजेस, एंट्री, एग्जिट कहां पर हैं, और न्यूज को और कंपनी के फाइनेंशियल्स को, इन सब चीजों को साथ में इवैल्यूएट किया जाता है। इसी वजह से 51.90 आपका इंपॉर्टेंट बेस था और 60 तक आपको रिटर्न मिले। वहां से जब CERC की न्यूज आई तब आप वापस 51.90 पर गिरे, ठीक है। और यहीं से ही लास्ट सेशन आपको रिकवरी भी दिखी। इरेडा की अगर बात करें तो इरेडा में भी यही हुआ, इरेडा के लेवल्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। वहां पर 160 पर डायगोनल पैटर्न का रिजेक्शन आया था, सिमिलर चीज 160 पे इरेडा में। वारी एनर्जीज का भी आपको मिल जाएगा चैनल पर, आइनॉक्स भी मिल जाएगा। तो जरूर देखना
हर न्यूज के साथ हमको ये देखना होता है कि कोई खराब न्यूज अगर आ गई है और हमारी एंट्री टॉप लेवल पर है और हम गिरते चले जा रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पर चार्ट पर दिख रहा है कि हमारी एवरेजेस आनी चाहिए, ताकि अपडेट्स कुछ पॉजिटिव मिलती है उस पर्टिकुलर बेस लाइन पर हम अपने एवरेजेस आराम से कर सके। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी मार्केट में बनानी चाहिए। आई होप कि इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में।